वेलकम बैक। यू आर वाचिंग द बे स्ट्रीट व्यू विद आरिफ शेख। आरआरएसपी के हवाले से बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो आप अमूमन बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, जैसे स्पाउजल आरआरएसपी। स्पाउजल आरआरएसपी कैसे काम करते हैं, कुछ इस पर बात कर लेते हैं और फिर मैं इसके कुछ बेनिफिट के ऊपर आगे जाके बात करूँगा। स्पाउजल आरआरएसपी में ये होता है कि दो हस्बैंड वाइफ हैं और उनमें से किसी एक की सैलरी बहुत ज़्यादा है, तो वो अपने लिए कंट्रीब्यूट करते हैं आरआरएसपी के अंदर। तो इसमें यह है कि जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको टैक्स एडवांटेज मिलेगा, लेकिन वो अकाउंट वो अपने स्पाउस के नाम पे खोल सकते हैं। दो बातें, कंट्रीब्यूशन एंड अकाउंट, दीज आर टू डिफरेंट थिंग। जो स्पाउस कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको टैक्स एडवांटेज मिल गया। एक स्पाउस है, $200,000 की अर्नड इनकम है और उसके पास रूम मौजूद है। अभी हम रूम के ऊपर कैरी फॉरवर्ड रूम पे बात करूंगा मैं आपसे। उसने $30,000-40,000 की आरआरएसपी कर ली और उस आरआरएसपी को स्पाउजल आरआरएसपी से किया, अकाउंट जो है वो अपनी दूसरे स्पाउस के नाम बना लिया। तो हम यहाँ पर ज़्यादा क्लियर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हस्बैंड जो है उसकी $2 लाख की अर्निंग इनकम है। उसने $40,000 आरआरएसपी का अकाउंट खोला और किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए। म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ जो अकाउंट खोला गया वो वाइफ के नाम पे खोला गया, तो अकाउंट होल्डर वाइफ है, लेकिन उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो हस्बैंड ने की थी। हस्बैंड को टैक्स एडवांटेज मिल गया, अकाउंट वाइफ के नाम बन गया। इसका फायदा ये होता है कि अगर आपका जो स्पाउस है उसकी इनकम बहुत कम है, तो जब स्पाउस उसको विड्रॉ करेगा और उसकी इनकम कम होगी तो उसके ऊपर कम, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जब आप आरआरएसपी से पैसे को विड्रॉ करते हैं तो वो टैक्सेबल बन जाता है। जब आपने आरआरएसपी में कंट्रीब्यूट किया तो टैक्स में डिडक्शन हुई, जब विड्रॉ किया तो टैक्सेबल इनकम हो गई। अगर एक स्पाउस हस्बैंड जो है वो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आता है, 42-43% वो टैक्स दे रहा है, लेकिन उसकी वाइफ इनकम जॉब ही नहीं करती, जब वो विड्रॉ करेगी तो वो लोअर टैक्स ब्रैकेट में आके उस पर टैक्स दे रही होगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी यह है कि पहले 3 साल में विड्रॉवल ना कीजिए। अगर आपने स्पाउस ने पहले 3 साल में विड्रॉ कर ली तो उसका जो टैक्स होगा वो कंट्रीब्यूटिंग स्पाउस जो है उसको देना पड़ जाएगा। तो अगर हस्बैंड ने 2014 के टैक्स ईयर में पैसे कंट्रीब्यूट करके एडवांटेज लिया तो 14, 15 एंड 16 इन 3 सालों में अगर विड्रॉ किए तो वो हस्बैंड की इनकम बन जाएंगे। लेकिन अगर 17 में विड्रॉ किया जो कि 4th ईयर है तो वो वाइफ की इनकम बन जाएगा। इसलिए इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर एक स्पाउस लोअर टैक्स ब्रैकेट में आ रहा हो तो वहाँ पर उसको स्पाउजल आरआरएसपी में चले जाना चाहिए। उसका एडवांटेज ये है कि आपको ज़्यादा इस इफेक्टिव टैक्स प्लानिंग में आ जाता है, जिसका आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होता है। यहाँ मैंने अभी एक आपसे बात की कि रूम की बात की, आरआरएसपी लिमिट और रूम की बात की। लिमिट और रूम दो अलग-अलग चीज़ है। आपने जब से काम शुरू किया उस वक्त से आपके लिए आपकी अर्न इनकम पर आपको आरआरएसपी का एक रूम मिलता है, ये लिमिट है आपकी। उस लिमिट को आपने यूटिलाइज नहीं किया। बहुत सारे लोग, हमारे बहुत सारे व्यूअर होंगे जो कि अपनी आरआरएसपी लिमिट को यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो वो अमाउंट कैरी फॉरवर्ड होना शुरू हो गया। 1991 में कैरी फॉरवर्ड का आगाज़ किया गया और 1991 में अगर आपके पास $1,400 की आरआरएसपी लिमिट थी जो आपने यूज़ नहीं की, तो 1992 में आपके पास 1,400 वो आ गए और जो 92 की लिमिट थी वो दोनों मिलके इन्होंने आरआरएसपी का आपका रूम बना दिया। लिमिट और रूम चेंज हो गई। आरआरएसपी रूम आपका लिमिट उस साल की मे बी 2,500 है या जो भी है, जितनी भी 10,000 है, लेकिन आपका रूम जो है वो बढ़ गया क्योंकि आपने पिछले साल से अपनी लिमिट को कैरी फॉरवर्ड किया। 1991 से गवर्नमेंट ने कैरी फॉरवर्ड का सिलसिला शुरू किया। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी जो आरआरएसपी लिमिट जो है वो लाखों डॉलर में अब कन्वर्ट हो चुकी होती है। तो आपकी जितनी लिमिट है आप उस लिमिट को एक दफ़ा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि $1 मिलियन इस वक्त कमाना शुरू हो गए, आपको कोई ऐसी जॉब मिल गई, आप साइंटिस्ट बन गए, आईटी की कोई ऐसी जॉब में चले गए जहाँ पर आप किसी बहुत बड़ी कंपनी के आप एग्जीक्यूटिव बन गए, $1 मिलियन आपकी एनुअल सैलरी होगी, तो अगर आपके पास रूम है और आपके पास रूम कैरी फॉरवर्ड होकर 600,000 पे चला गया है तो आप $600,000 की आरआरएसपी कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज आपके पास रूम अवेलेबल है। और रूम आप कैरी फॉरवर्ड करते चले। और ये कैलकुलेशन है आपने नहीं करनी,
ना ही आपको इसको ट्रैक करना है। ये इन्फॉर्मेशन कनाडा रेवेन्यू एजेंसी जो है वो आपके लिए मेंटेन करती है। आप अपने उनकी वेबसाइट पे जाएं, अपना अकाउंट खोलें, एग्जैक्टली आपको पिछले तमाम सालों की लिमिट मिल जाएगी कि आपके पास पिछले 10 साल की इन्फॉर्मेशन आपके पास वहाँ मौजूद होती है, जिससे आप जाके देख सकते हैं कि आपकी RRSP लिमिट पिछले सालों में क्या थी, लिमिट अब क्या है, और रूम आज के साल में आपके पास कितना रूम अवेलेबल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हमारा स्पाउजल RRSP की बात की। बहुत इफेक्टिव प्लानिंग है उन लोगों के लिए जहाँ पर एक स्पाउस जो है वो हायर टैक्स ब्रैकेट में, दूसरा स्पाउस बहुत लो टैक्स ब्रैकेट में या ज़ीरो टैक्स ब्रैकेट में, नील उसकी इनकम है। तो बेहतरीन RRSP प्लानिंग ये होगी, टैक्स प्लानिंग ये होगी कि अपने स्पाउस के नाम पर स्पाउजल RRSP बनाइए ताकि आपको बेटर टैक्स प्लानिंग मिल सके। यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि हम RRSP में किस एज तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके लिए जो एज आती है वो ये है कि 71, जिस साल दिसंबर 31 को आपकी एज 71 की एज को पहुंच जाए उस साल तक आप RRSP में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर आप 22 जून 2017 को 71 की एज में पहुंचते हैं आप, तो आप दिसंबर 31, 2017 जो है उस वक्त तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपके पास रूम जो अवेलेबिलिटी है वो आप कैरी फॉरवर्ड करते चले आते हैं अप टू द एज ऑफ 75 ऑन दिसंबर 31, जिस साल भी आप इस एज को रिटेन करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बड़ी कॉमन है, अगर आपके स्पाउस की एज कम है और ये बहुत ज़्यादा है, आपकी एज 71 हो गई, यू कैन नॉट एनी लॉन्गर कंट्रीब्यूट इन RRSP, लेकिन आपका जो स्पाउस है वो उसकी एज अभी 71 नहीं हुई, तो आपके पास ये फैसिलिटी मौजूद है कि आप RRSP में कंट्रीब्यूशन स्पाउसल में करें और टैक्स में अपने एडवांटेज ले लीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, वो रिटायर नहीं होते। मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में ऐसे लोगों को जानता हूँ, वो 75, 78 की एज में हैं, वो आज भी काम करते हैं, आज भी उनके बिजनेसेस चल रहे हैं जहाँ से उनको ह्यूज इनकम आ रही है। वो आज भी RRSP में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन अपने स्पाउस के नाम पर स्पाउसल RRSP में, क्योंकि जब वो वहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं उनको टैक्स में एडवांटेज इस साल मिल रहा है, लेकिन उसकी कंट्रीब्यूशन उनके स्पाउस के RRSP में हुई। और वही बात है कि जब वहाँ से विड्रॉ किया जाएगा 3 साल के बाद, तो उसका बेनिफिट जो है वो स्पाउस को मिलेगा, लेकिन अगेन उस पर कम टैक्स देना पड़ेगा। अब ये बहुत सारी चीज़ें अमूमन हमने ये देखा कि हम जो सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्ट हम तक पहुंचता है, जिसकी वजह से लोग RRSP की तरफ से, ख़ासतौर पे मैंने अपने साउथ एशियन कम्युनिटी में ज़्यादा नोट किया कि उस तरफ नहीं जा रहे हो, तो हम ये समझते हैं कि ये पैसा हमारे पास से चला गया और अगर कल को हमें ज़रूरत पड़ी, किसी वक्त भी, कोई रेनी डेज है, कोई बुरा वक्त है, इमरजेंसी पड़ती है एजुकेशन के लिए, बीमारी के लिए, कोई किसी ट्रिप के लिए, जॉब छूट जाती है, तो ये पैसा मेरे पास नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को आपको अपने ख़त्म करना होगा। ये पैसा वैसे ही आपके पास पड़ा हुआ है जैसा कि आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा, जैसा कि आपके घर में ब्रीफकेस में पड़ा हुआ पैसा, ये पैसा भी आपके पास मौजूद है। एक फ़र्क ज़रूर है, आप जब अपने RRSP में से पैसे विड्रॉ करेंगे तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। टैक्स मैंने आपको बताया कि अगर आप $5000 तक पैसे को निकालेंगे तो उसके ऊपर आपको 10% टैक्स देना पड़ता है। $5001 मतलब 5001 से लेकर आप $15,000 तक जाएंगे तो आपका टैक्स जो विद होल्डिंग टैक्स है वो 20% है। 15,000 प्लस अगर आप निकालेंगे तो वहाँ पर आपका जो विद होल्डिंग टैक्स है वो 30% हो जाता है। ये फ़र्क ज़रूर है कि आप अपने चेकिंग अकाउंट से पैसे निकालते हैं या सेविंग अकाउंट से पैसे निकालते हैं तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। RRSP से निकालेंगे तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ये बुनियादी एक नुक्ता ज़रूर है, लेकिन इसका जो बेनिफिट है, अगर आप अपने अकाउंटेंट के पास जाते हैं तो उससे इस साल पूछिएगा या फ़ोन करें उन्हें कि अगर इस साल जो मैंने टैक्स भरा है, मैं अगर $5000 RRSP में कंट्रीब्यूट कर देता, अगर सिर्फ जस्ट $5000, तो मेरा टैक्स रिफंड में क्या चेंजेस आती। इसके मैं बेनिफिट आपको और बताता हूँ। टैक्स रिफंड में सिर्फ ये नहीं है कि आपको टैक्स रिफंड क्या है, आपका अपना दिया हुआ पैसा जो आपने टैक्स में पे किया है विद होल्डिंग में, वो आपको वापस आ रहा है। जब आपकी टैक्सेबल इनकम रिड्यूस होती है और आपका चाइल्ड टैक्स बेनिफिट आपको मिल रहा है तो वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसके बेनिफिट कई जगहों पर है। आपका चाइल्ड टैक्स इंक्रीज हो गया, आपका रिफंड बढ़ गया, आपकी सेविंग्स हो गई, उस सेविंग जहां पर भी की उस पर ग्रोथ हो रही है। तो इसके मल्टीपल एडवांटेजेस हैं।
अगर आपको मालूम नहीं है तो किसी एडवाइज़र से पूछिए, अपना एडवाइज़र ज़रूर बनाइए, उससे ज़रूर बात करें। एंड यू नीड टू टॉक टू द एक्सपर्ट। एक्सपर्ट से बात करेंगे, वो आपको सही इन्फॉर्मेशन देंगे। यकीनन RRSP इज़ नॉट मेंट फॉर एवरीबडी, आप हर एक के लिए नहीं है, लेकिन वो लोग जो कि हाई टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, वो लोग जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाहते हैं, वो जो सेविंग करना चाहते हैं, उन्हें ज़रूर, मेरे पास हज़ारों ऐसी सूरत हाल मौजूद हैं जहाँ पर हमने शॉर्ट टर्म RRSP एडवांटेजेस लिए हैं। 2 साल में उसको किया है, 2 साल के बाद निकाल लिए, 5 साल कंट्रीब्यूशन किया है, उसके बाद निकाल लिया गया। RRSP वो पैसा है जो कि आप फर्स्ट टाइम होम बायर में भी विड्रॉ कर सकते हैं। ये एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। टाइम मेरे पास कम है, मैं कोशिश करता हूँ 1 मिनट में आपको बता दूँ। अगर आपके RRSP में आपने कंट्रीब्यूशन किए और आपकी कंट्रीब्यूशन को हुए, इसका मतलब RRSP का अकाउंट खोल के उसमें पैसे को जमा कराए हुए 90 डेज हो चुके हैं और आप पहली दफ़ा घर खरीदने जा रहे हैं, तो ईच स्पाउस $25,000 विदाउट एनी टैक्स RRSP से विड्रॉ कर सकता है। आप 25,000, तो 2 स्पाउस 25 निकालिए, $50,000 टैक्स फ्री आपकी RRSP से निकला और अब आपने उसका एडवांटेज आप टैक्स में ले चुके। यहाँ पे आपने पैसे निकाल के घर में इन्वेस्ट किए, आपने घर बाय किया। याद रखिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट टाइम होम बायर, पहली दफ़ा आप घर खरीद रहे हैं। दोनों स्पाउस जो हैं वो 25,000 ईच निकाल सकते हैं, ऑल टुगेदर 50,000 हो जाएंगे और ये पैसा अपने घर को खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसकी कैलकुलेशन है कि ओवर द पीरियड, पहले 3 साल छोड़ने के बाद अगले 15 सालों में ये जो $50,000 हैं, इसको या तो इसके इक्विवेलेंट आप 15 सालों में आपको हर साल इक्विवेलेंट पैसा RRSP में रिकंट्रीब्यूट करना है। अगर आप रिकंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो 15 सालों में वो जो पैसा होगा उसका 1/15 जो पार्ट है वो आपकी इनकम में एज ए इनकम ऐड हो जाएगा। इस हवाले से मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले फिर हफ्तों में एक दफ़ा प्रोग्राम दोबारा करें। आपका फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, बताइएगा कि क्या जानना चाहते हैं आप RRSP के बारे में। मुझसे बात करना चाहें, हमारे नंबर आपके पास मौजूद है, हमारे स्टूडियो से भी रब्ता कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिएगा toronto360.tv, जहाँ पर आपको हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इस सिलसिले में अपना फीडबैक दीजिएगा, सवाल कीजिएगा और उस पर फिर हम आपको जवाब देंगे कि और क्या मालूमात हैं जो RRSP के हवाले से लेना चाहते हैं। अगले हफ्ते जब दोबारा आएंगे तो फिर आपसे बात करेंगे। मैंने कहा कि ओंटारियो का बजट आ चुका होगा, हाउसिंग मार्केट पे आपसे कुछ और बात करेंगे, बताएंगे 1 हफ्ते में मार्केट्स ऊपर गई, नीचे आई, वहीं रुक गई, बायर मौजूद है या नहीं है, सेलर भाग गया या मौजूद है, ये तमाम बात आपसे करेंगे। अब ये प्रोग्राम टोरंटो 360 पे एवरी वेडनेसडे शाम 7 बजे देखते हैं। रिपीट होता है ये प्रोग्राम थर्सडे को एट 1 o'clock इन द आफ्टरनून, और संडे वाले दिन आप ये प्रोग्राम शाम 6 बजे देखते हैं। हमारे फेसबुक पेज को भी देखिएगा, यूट्यूब पे भी हमारे प्रोग्राम मौजूद है। हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिएगा toronto360.tv। अपने मेज़बान आरिफ शेख को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।